मैं डॉक्टर सोमेश फिर से आपके सामने एक क्विक रिवीजन वाले सीरीज के साथ हाजिर हूँ। आज हम कुछ मॉडर्न क्वेश्चंस के बारे में देखने वाले हैं। मॉडर्न मीन्स जो आधुनिक चिकित्सा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चंस हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी है, या फिर जो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। तो हम चलिए कोशिश करते हैं। ऐसे मैंने 20 सवाल सेलेक्ट किए हुए हैं जो आने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, फैक्टर एक्स डेफिशिएंसी इज रिलेटेड विथ, मतलब ये बात हो रही है ब्लड कोगुलेशन फैक्टर से रिलेटेड। तो फैक्टर एक्स डेफिशिएंसी इज रिलेटेड विथ हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी और स्यूडो हीमोफीलिया। तो इसका राइट आंसर है हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए के कारण फैक्टर एक्स डेफिशिएंसी फैक्टर एक्स डेफिशिएंसी के कारण हीमोफीलिया ए होता है। और हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी के बारे में आपको थोड़ा बतला देता हूँ कि हीमोफीलिया बी जो है ना, ये 9th के डेफिशिएंसी से होता है, और जो सी है ये 11th की डेफिशिएंसी से होता है फैक्टर्स। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं। वॉन विलब्रैड्स डिसीज इज ऑल्सो नोन एज हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी, स्यूडो हीमोफीलिया। तो इसका राइट आंसर है स्यूडो हीमोफीलिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, गिब्सन्स मर्मर इज फाउंड इन एक्यूट रूमेटिक फीवर, पीडीए मतलब पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, सी पल्मोनरी रिगर्गिटेशन और थायरोटॉक्सिकोसिस। तो इनमें से किसमें गिब्सन्स मर्मर मिलता है? तो राइट आंसर है पीडीए। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? फीटस इज एन इंट्रायूटेराइन एलोग्राफ्ट, ट्यूमर इज एन एलोग्राफ्ट, bone and arterial grafts are dead grafts, heart and kidney grafts are vital grafts। तो इसमें क्या ट्रू है बोला गया। तो जब भी मैंने बताया आपको पहले भी कि जब भी क्वेश्चन में ट्रू, फॉल्स, यस, नो ऐसा कुछ लिखा होगा तो हमको हाई अलर्ट हो जाना है। और क्योंकि ये मॉडर्न साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो और शार्पली हमें आंसर देना है कि इसमें वाकई में हम किसी को जानते हैं नहीं जानते हैं। अगर जान रहे हैं तब हम इसमें रिस्क लेने की कोशिश कर सकते हैं, अगर नहीं जान रहे हैं तो फिर ज़्यादा हमें इसमें रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फीटस इज एन इंट्रायूटेराइन एलोग्राफ्ट, सही है। ट्यूमर इज एन एलोग्राफ्ट, ये भी सही है। बोन एंड आर्टेरियल ग्राफ्ट्स आर डेड ग्राफ्ट, सही है। हार्ट एंड किडनी ग्राफ्ट्स आर वाइटल ग्राफ्ट, ये भी सही है, वाइटल होते हैं ये लोग। तो सभी सही है इसमें। फोर्थ का आंसर है ई। ये क्वेश्चन मैंने आपके नॉलेज पर्पज से ही इंक्लूड किया है। इसमें से मान लीजिए कोई और क्वेश्चन दिया है तब भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय। हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रकार की रिएक्शंस होती हैं जिनके लिए अलग अलग इम्यूनोग्लोबुलिन्स रिस्पॉन्सिबल्स हैं। तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के लिए कौन सा आईजी मतलब कि इम्यूनोग्लोबुलिन रिस्पॉन्सिबल है? आईजीजी, आईजीए, आईजीई या फिर आईजीएम। तो इसका राइट आंसर है आईजीई। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के लिए आईजीई रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फाइंड आउट ट्रू स्टेटमेंट्स। यहाँ पे दो ऐसे क्वेश्चन भी आजकल आने लगे हैं। दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। पहला लिखा है, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय आईजीजी एंड आईजीएम। फिर सेकंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय आईजीजी एंड आईजीएम। साइटोटॉक्सिक रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय आईजीजी और आईजीएम, मतलब कि सेम बात लिखा है कि आईजीजी और आईजीएम के द्वारा दो चीजें मीडिएटेड हो रही हैं, ऐसा स्टेटमेंट में लिखा है। पहले स्टेटमेंट में बोल रहा है साइटोटॉक्सिक रिएक्शन मीडिएट करता है, सेकंड में बोल रहा है कि इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मीडिएट करता है। अब देखते हैं क्या है आगे। और क्वेश्चन में क्या लिखा था? ट्रू लिखा है। इसको भी इन पे ध्यान रखना है हमको कि सही क्या है ये पूछ रहा है। तो ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन। ये क्वेश्चन भी मैंने नॉलेज बेस के लिए डाला है आपके। इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। मतलब कि आईजीजी और आईजीएम ये साइटोटॉक्सिक रिएक्शन को भी मीडिएट करते हैं और इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को भी मीडिएट करते हैं। नेक्स्ट, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन माइक्रोफेजेस। नॉट आ गया ना, तो फिर हमको ध्यान देना है कि क्या नहीं है पूछा जा रहा है माइक्रोफेजेस में। माइक्रोफेज और माइक्रोफेज ब्लड में होते हैं, तो देखते हैं अपन इसमें क्या राइट जवाब है। तो माइक्रोफेजेस में क्या क्या है? मोनोसाइट, पॉलीमॉर्फ, बेसोफिल, इओसिनोफिल्स। तो क्या माइक्रोफेज में इंक्लूडेड नहीं है? तो माइक्रोफेजेस में क्या इंक्लूडेड नहीं होता है? मोनोसाइट। ये इसका राइट जवाब है। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। फिर से वही बात आ गई,
करेक्ट मतलब कि सही वाला आंसर हमें ढूंढना है। पहला क्या लिखा हुआ है, स्मूथ ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ ईआर सिंथेसाइज लिपिड एंड स्टेरॉइड। तो जो ईआर होता है ना, मैं बता देता हूँ आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, सेल के अंदर ये होता है, दो प्रकार का होता है। एक में क्या होता है कि स्मूथ सरफेस, समझ लीजिए ऐसा, केवल ये ओवल शेप का समझ लीजिए, ये स्मूथ सरफेस है। एक होता है रफ सरफेस, थोड़ा सा ये रफ रहेगा, डॉट डॉट इसके बॉर्डर पे रहते हैं थोड़े, ये हो जाता है रफ। ठीक, तो यही बोल रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्मूथ वाला है वो क्या करता है, लिपिड और स्टेरॉइड को सिंथेसिस करता है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, नन। तो ये भी नॉलेज पर्पस के लिए ही है, बोथ आर करेक्ट। स्मूथ वाले में लिपिड और स्टेरॉइड्स सिंथेसाइज होते हैं और रफ वाले में प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सुसाइड सैक्स आर, ये भी सेल्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। किन सेल्स को मतलब सेल का कौन से कंपोनेंट को हम सुसाइड सैक बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वही दैट इज ईआर, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर है, तो स्कूल लेवल का क्वेश्चन है, लाइसोसोम। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमनेस्ट हार्ट डिसीज इन चाइल्ड, बच्चों में सामान्य रूप से होने वाली हार्ट डिसीज कौन सी है, आरएचडी मतलब रूमेटिक हार्ट डिसीज, वीएचडी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, हाइपरटेंशन, फिब्रिलेशन। तो ये क्वेश्चन मैंने ग्लोबल आयुर्वेदा की जो बुक आती है उससे मैंने इसको लिया हुआ है। इसमें मैंने इसका आंसर देखा तो इसमें कॉमनेस्ट हार्ट डिसीज इन चाइल्ड में इसका आंसर लिखा हुआ है आरएचडी, बट जब मैंने इसको थोड़ा और फाइंड आउट करने की कोशिश की, गूगल किया, तो मुझे उसमें वीएचडी भी आंसर दिख रहा है। तो मैंने थोड़ा और पढ़ने की कोशिश की, तो मुझे जहाँ तक समझ में आया है इसका राइट आंसर कॉमनेस्ट हार्ट डिसीज में या तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई हो तो आप आरएचडी ही लगा देना अगर हो तो। बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, गूगल में लिखा हुआ था, गूगल में लिखा था कि कॉमनेस्ट एक्वायर्ड हार्ट डिसीज अगर हो तो दैट इज आरएचडी, क्योंकि ये एक्वायर्ड है। और वीएचडी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिसीज ये कॉन्जेनाइटल रूप में हो सकता है। तो क्वेश्चन अगर ऐसे क्लियर हो तो अपन वीएचडी के आंसर की ओर भी जा सकते हैं कि कॉन्जेनाइटल हो, एक्वायर्ड में आरएचडी आ जाएगा, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, शेप ऑफ यूटेरस इन अ नॉन प्रेग्नेंट लेडी, नॉन प्रेग्नेंट लेडी में यूटेरस का शेप कैसा होता है, पायरीफॉर्म, ग्लोब्यूलर, ओवल, स्फेरिकल। तो इसका राइट आंसर है पायरीफॉर्म। जब प्रेगनेंसी 12 मंथ की होती है तो ग्लोब्यूलर हो जाता है, जब 28th मंथ की मंथ मैंने बोला वीक है, 28th वीक की हो जाती है तो ओवल हो जाता है, और जब 36 वीक की होती है तो स्फेरिकल हो जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो शेप ऑफ यूटेरस इन अ नॉन प्रेग्नेंट लेडीज का राइट आंसर है पायरीफॉर्म। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल माला डी कंटेंट्स, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार प्रीवियसली पूछ चुका है ये। तो माला डी का कंटेंट क्या क्या होता है, क्वेश्चन कर रहा है, नॉन ऑक्सीनॉल, एथिल एस्ट्राडियोल प्लस डी नॉर्गेस्ट्रॉल, गॉसिपॉल और प्रोजेस्ट्रॉन प्लस एस्ट्रोजन। तो इसका राइट आंसर है एथिल एस्ट्राडियोल और डी नॉर्गेस्ट्रॉल। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अल्ट्रावायलेट रेज आर इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विच वाइटामिन, बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, विटामिन डी जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मतलब हमारे आंखों के अंदर प्रेशर या टेंशन नॉर्मली कितना होना चाहिए। तो 10 to 20 mm ऑफ Hg, 8 to 12 ऑफ Hg, 6 to 10 mmHg और 30 to 40 mmHg। तो इसका राइट आंसर है 10 to 20 mm ऑफ Hg। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रैप्डोवायरस इज रिलेटेड विथ, रैप्डोवायरस इनमें से किससे रिलेटेड है। तो रैप्डोवायरस के बारे में देखने के पहले मैंने बोला था कि एलिमिनेशन मेथड का भी हम यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा एलिमिनेशन मेथड देखते हैं। चलिए, पोलियो, रेबीज, सिफिलिस, लेप्टोस्पायरोसिस। तो ये तो बैक्टीरिया के कारण है, लेप्टोस्पायरोसिस भी बैक्टीरिया है, रेबीज और पोलियो दोनों वायरस से रिलेटेड हैं, और राइट आंसर है इसका रैप्डोवायरस रेबीज के लिए है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिप्थीरिया,
2 to 4 days, 20 to 30 days, 2 to 4 weeks, 10 to 14 days। तो इंक्यूबेशन ऑफ डिप्थीरिया का राइट आंसर है 2 to 4 days, ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 20 days, 60 days, 90 days, 120 days। तो ये भी यूजी क्या, ये तो स्कूल में भी पढ़ा होगा, इसका भी बेसिक आंसर है 120 days। और मैंने एक जगह इसका, अगर किसी को याद नहीं होता हो, प्रॉब्लम होती हो याद करने में, तो मैंने इसका एक अचानक से वीडियो देखा था आरबीसी। इसके लाइफ स्पान को समझने के अगर हम आर को देखें तो इसमें आर में 1 दिख रहा है, इसमें 2 दिख रहा है, आर में 1 और 2 दिख रहा है। बी को हम हटा दें और सी को पूरा कंप्लीट कर दें तो 120 days ऐसा करके वहाँ बताया हुआ था, मैंने कहीं पीछे देखा है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए 120 days जिन लोग को याद करने में प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट हम देखते हैं नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन। तो NTCP इस नाम से भी पूछ सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर 1962। ये पुराने एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं फैलोपियन ट्यूब इज डेराइव्ड फ्रॉम बेरिनिकस डक्ट, मुलेरियन डक्ट, वॉल्टन्स डक्ट, वॉल्फियंस डक्ट। राइट आंसर है मुलेरियन डक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन। ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ उपस्थित होते हैं या प्रेजेंट होते हैं, तो ड्यूडिनम इज द राइट आंसर। मैंने कहे थे 20 क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। मैं ज़्यादा समय आप लोग का नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चला हूँ। अगर आप लोगों को याद करने में दिक्कत हो गई हो या फिर ढंग से नहीं समझ आ पाया हो तो एक बार और आप देख लीजिएगा, सहूलियत हो जाएगी। आज के लिए केवल इतने ही सवाल रखते हैं। मॉडर्न के 20 क्वेश्चंस मैंने निकालने की कोशिश की। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन या फिर ऐसे ही थोड़ा हार्ड आ सकते हैं, इनमें से कुछ सवाल बनेंगे, कुछ सवाल नहीं बनेंगे। मैं 2-3 और वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा क्विकली इनके ऊपर। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।